Hello, my name is Ashish Sharma and this is our second lecture on thermodynamics. In first lecture we discussed about the heat. अपन ने हीट को शुरुआत से बिल्कुल किस तरीके से कॉन्सेप्ट आती गई और फिर किस तरीके से हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट तक पहुंचे उसके बारे में डिस्कस किया. Now we know that thermodynamics is a branch of physics in which we study about heat, temperature and interconversion of heat and other forms of energy. किस किस की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? हीट, टेम्परेचर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉर्म्स एनर्जी की वो आपस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, उन सब का स्टडी अपन किस में करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं. अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अपने थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक साइंस है. क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस. तो यहाँ से अपने पास दो वर्ड आते हैं जो अपन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी लेकर चलेंगे. पहला मैक्रोस्कोपिक एंड द सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक. तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? लार्जर स्केल पे अगर कोई आप बात करो. माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? जब आप इनफाइनाइटली स्मॉल चीज मतलब स्मॉल स्केल पे जब आप बात करोगे तो अपन उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिकली डिटेल्स. ओके, ठीक है. आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ. ठीक है, जैसे कि आपने कार्ड्स जो ताश पत्ते का गेम होता है वो खेला होगा. अगर खेला भी नहीं है तो आपने देखा जरूर होगा. तो आपने देखा होगा उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिनमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं. तो अगर मैं कहूँ आई हैव वन रेड कार्ड कि मेरे पास एक लाल कलर का क्या है? कार्ड है. ठीक है, तो क्या हो गया? अब मैंने कहा मेरे पास एक रेड कलर का कार्ड है. अब टोटल कितने होते हैं? 26. तो 26 में से कोई भी हो सकता है. लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव क्वीन ऑफ हार्ट, मैं क्या कहूँ? आई हैव क्वीन ऑफ हार्ट कि मेरे पास पान की बेगम है. तो देखो दोनों इंसिडेंट में क्या फर्क है? पहले मैंने कहा मेरे पास एक रेड कलर का कार्ड है. अब रेड कलर के कार्ड 26 कार्ड में से कोई भी एक हो सकता है. तो मैंने बस एक मैक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ऊपर की डिटेल्स बताई कि वो रेड कलर का है. लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि मेरे पास क्या है? क्वीन ऑफ हार्ट है, मेरे पास पान की बेगम है. अब ये क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक डिटेल हो गई. क्या हो गई? माइक्रोस्कोपिक डिटेल हो गई. अच्छा, इसको थर्मोडायनेमिक्स में अपन किस तरीके से रिलेट करेंगे, किस तरीके से समझेंगे? तो देखो जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर होंगे. कैसे पैरामीटर? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर. उनमें कौन कौन आएगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन. ठीक है, क्या क्या आएंगे? प्रेशर, आप प्रेशर को सेंस कर सकते हो. वॉल्यूम मतलब आप एज ए होल पूरा सिस्टम जो है, कोई गैस है किसी कंटेनर में तो उसका टोटल वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक डिटेल्स हैं. ठीक है, एज ए होल पूरे सिस्टम के अपन एक साथ बात करते हैं. लेकिन अगर मैं उस सिस्टम के हर एक गैस मॉलिक्यूल की या हर एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी स्पेसिफाई कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं उस गैस में हर एक मॉलिक्यूल की हर एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को स्पेसिफाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हो जाएंगी. तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं. और अगर मैं पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटा की बात करता हूँ, मोमेंटम की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे? माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हो जाएंगी. तो आई थिंक आप समझ चुके हो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या फर्क है. इसको आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हो. जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी स्कूल में एंटर करता हूँ, अगर मैं किसी स्कूल में एंटर करता हूँ तो वहां पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे. तो मैं कहूँगा देयर इज वन स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ माय आईज, मेरी आंखों के सामने एक स्टूडेंट खड़ा है. अब वो स्टूडेंट क्या हो सकता है? साइंस का भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि आई हैव a student in front of my eyes from 12th C section, तो देखो थोड़ा सा मैं क्या चला गया? डिटेल्स में चला गया. तो जैसे जैसे आप डिटेल्स में जाओगे तो उसको आप क्या कहोगे? माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कहोगे. क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है. अच्छा, अब हीट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो इस लेक्चर का अपना मोटिव क्या है? टेम्परेचर को समझना. क्या समझना? टेम्परेचर को समझना. तो टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? What is temperature? So temperature is indication or degree. Temperature is indication or degree of hotness or coldness. कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. मतलब गर्मपन और ठंडेपन का जो एहसास है वो क्या है? टेम्परेचर है. क्या है? टेम्परेचर. वापस से देखिए, एक बार सुनिए. टेम्परेचर इज इंडिकेशन और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. लेकिन क्या ये डेफिनेशन एक ठीक रहेगी?
क्या ये डेफिनेशन ठीक रहेगी? क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेंसेस की बात कर रहे हैं। तो लिटरली बात ये है, जैसे आपने भी महसूस किया होगा, आप टच करके क्या कर सकते हो, टेम्परेचर के बारे में महसूस कर सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ वी कैन परसीव अबाउट द टेम्परेचर बाय टच, मतलब हम टेम्परेचर को परसीव कर सकते हैं टच से। लेकिन क्या टच से जो अपन ठंडा या गर्म बताएंगे, क्या वो एक साइंटिफिक पर्पस के लिए सही रहेगा? नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है, वी कैन परसीव टेम्परेचर बाय टच बट दिस सेंसेशन हैज इट्स ओन लिमिट। बहुत इसकी लिमिट होंगी, और इसके लिमिट क्यों है उसके भी अपन बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है? तो मतलब ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक थी कि आप डिग्री ऑफ मेजरमेंट बता सकते हो कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको आप टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं साइंटिफिक पर्पस की बात करूं तो ये जो डेफिनेशन है टेम्परेचर की, ये एक सही डेफिनेशन नहीं है, ये एक सही डेफिनेशन नहीं है। तो एक बार के लिए अपन टेम्परेचर को साइड में रखते हैं और अपन आते हैं इंटरनल एनर्जी पे। किस पे? इंटरनल एनर्जी पे। तो सवाल उठता है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो अगर मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो इंटरनल एनर्जी क्या है? कोई भी सिस्टम है आपका, कोई भी गैस है, गैस का कोई सिस्टम है, उसको उसकी स्टेट तक पहुंचाने के लिए जितनी नेसेसरी एनर्जी है, जितनी नेसेसरी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होती है? उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। हो सकता है समझ में नहीं आया, देखो दोबारा समझते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी सिस्टम को किसी स्टेट तक, किसी भी सिस्टम को किसी इंटरनल स्टेट तक पहुंचाने के लिए जो नेसेसरी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, क्या कहा? जैसे मान लीजिए आप कोई गैस है, आपको पता है कि फिलहाल इसका इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से अपन क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इंटरनल स्टेट की इंफॉर्मेशन पता है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर पता है, तो उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, वो एनर्जी की क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। क्या कहा कि जितनी भी जो गैस है, गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो उन सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और उन सभी पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों का सम कर दोगे टोटल, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। तो यहां से आपके पास इंटरनल एनर्जी की दो डेफिनेशन हो गई हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? इंटरनल एनर्जी इज एनर्जी विच इज नेसेसरी टू गेट द सिस्टम इन एनी पर्टिकुलर स्टेट। जिस स्टेट तक आप सिस्टम को पहुंचा रहे हो, उस स्टेट तक पहुंचाने के लिए जितनी नेसेसरी एनर्जी है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स। क्या है? सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी की कॉन्सेप्ट से किस तरीके से टेम्परेचर को डिफाइन किया गया, उसके लिए देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। और फिर सवाल ये भी है कि टेम्परेचर मेजरमेंट को जनरलाइज क्यों रखा गया बजाय एनर्जी मेजरमेंट के? भाई एनर्जी को भी आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हो। तो जनरली अपन ने देखा होगा, अपन जब भी मेन अपन डेली लाइफ पर्पस की जब भी अपन बात करते हैं तो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं बजाय एनर्जी मेजरमेंट की। तो इसको आप एक चीज से समझिए, जैसे मान लीजिए सर्दी का टाइम है। क्या टाइम है? सर्दी का समय है, और आपने देखा आपके बकेट में जो पानी है, बाल्टी में पानी है, वो ठंडा है। भाई इससे तो नहाया नहीं जाएगा, इससे तो नहीं नहा सकते हैं। साइड में एक और बाल्टी रखी हुई है जिसके अंदर गर्म पानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए मैं आपको क्या करूं, उस बकेट में से एक ग्लास वाटर का निकालूं जो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो आपको ऑफर कर दूं कि ये लो भैया, ये गर्म पानी लो, अपने ठंडे पानी में मिक्स करो, नहा लो। या फिर आप जो बाल्टी है इसमें से पानी मतलब अपनी अकॉर्डिंगली या फिर सारा का सारा पानी आप अपने ठंडे पानी में मिक्स कर लो, तो आप कौन सी चीज को प्रीफर करोगे? आप किस चीज को ज्यादा प्रीफर करोगे? ऑफ कोर्स आप जो ज्यादा अमाउंट है वाटर का वो प्रीफर करोगे, क्योंकि एक ग्लास वाटर से जो आपका ठंडा पानी है वो क्या नहीं होगा? गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन अमाउंट दोनों का अलग अलग है, और अमाउंट दोनों का अलग अलग होने की वजह से हो क्या रहा है कि अगर मैं एनर्जी की बात करूं
तो जो मैंने एक गिलास पानी अभी गर्म पानी में से निकाला है उसकी एनर्जी कम है, और जो बकेट में जो बाकी पानी रह गया है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो मतलब टेम्परेचर सेम है लेकिन एनर्जी क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है कि कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है। इसीलिए जनरलाइज किया गया टेम्परेचर को, टेम्परेचर मेजरमेंट को क्या रखा गया, जनरलाइज रखा गया, जनरलाइज किया गया कि जब भी अपन कोई मेजरमेंट करेंगे तो अपन टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे और टेम्परेचर से फिर अपन एनर्जी को रिलेट करेंगे बजाय एनर्जी मेजरमेंट को जनरलाइज करने की। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि टेम्परेचर मेजरमेंट को जनरलाइज क्यों रखा गया है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से टेम्परेचर की एक नई डेफिनेशन आई और वो डेफिनेशन क्या थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। एवरेज, ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कि जितने भी जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी का अगर एवरेज ले लूंगा तो वहां से आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर का आइडिया मिलेगा। क्या मिलेगा, टेम्परेचर का आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले कहा था कि जो आप सेंस से यानी अपने सेंस से क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को परसीव कर सकते हो, टेम्परेचर का पता लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं, अगर अपने घर वाले पूछते हैं कि चाय कितनी गर्म है, अपन कहते हैं बहुत गर्म है, या बिल्कुल ठंडी हो गई, या पीने लायक है, कहते हैं ना, बस पीने लायक है, या फिर अपन कह देते हैं कि यार बहुत गर्म है ये तो अपन क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। किससे, अपने सेंस, जो अपने सेंसर्स हैं उनसे अपन बाय टच अपन क्या नहीं कर सकते, सही मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि और कहां फेल हो जाता है, और कहां आपका जो सेंस है वो फेल हो जाता है। आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा, सर्दियों के दिनों में अगर आप एक मेटल ऑब्जेक्ट को टच करते हो, एक ही रूम में एक मेटल ऑब्जेक्ट है उसको टच करते हो, और एक वुडन ऑब्जेक्ट है या एक बुक है उसको टच करते हो, तो जो आपको मेटल का ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा ठंडा फील होता है, ज्यादा ठंडा फील होता है। जबकि दोनों तो टेम्परेचर सेम ही है, एक ही रूम में रखे हुए हैं, तो जो बुक का टेम्परेचर है, जो लकड़ी का जो सामान बना हुआ है उसका टेम्परेचर उस मेटल ऑब्जेक्ट के सेम होना चाहिए, लेकिन आपको फील ज्यादा ठंडा कौन हो रहा है, मेटल ऑब्जेक्ट ठंडा फील हो रहा है। इसका मतलब आपके सेंसर जो हैं उनकी क्या है, लिमिट है। क्या है, लिमिट है, वो रिलायबल नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। अच्छा, अब आपके दिल में सवाल आया होगा, दिल में सवाल आखिर दिमाग में आता है, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। चलो तो मान लिया कि अपने जो सेंसर है ना वो रिलायबल नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर इज नॉट रिलायबल, कि भरोसे लायक क्यों नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि जो मेटल ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा ठंडा फील होगा बजाय लकड़ी के किसी ऑब्जेक्ट के या फिर बुक के। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो अपना सेंसेशन जो होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के। किसके, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के। अब देखो, जो मेटल ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टिंग है, तो जब अपन उसको टच करेंगे तो जो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो ज्यादा होगा। जबकि अगर मैं बुक या लकड़ी के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पे जो आपकी जो लकड़ी है, लकड़ी का जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी बुक है वो क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग होती है हीट की, तो वहां पे क्या होता है, जो रेट है हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रीजन है कि आपके जो सेंसेशंस जो हैं वो क्या नहीं हो जाते हैं, बेचारे लिमिटेड हो जाते हैं, आपको एक सही अंदाजा नहीं लगाने देते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, सेंसेशन आर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अस और टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हीट, मान लीजिए अगर अपना टेम्परेचर ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का ठंडा है तो हीट अपने से ऑब्जेक्ट में जाएगी, और अगर अपना कम है ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो हीट वहां से अपनी तरफ आएगी। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि अपने से उधर जा रही है उधर से अपनी तरफ आ रही है, फर्क क्या पड़ता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा अपना जो सेंसेशन है उसके अकॉर्डिंगली अपनों को क्या कराएगा, फील कराएगा। तो क्योंकि मेटल जो ऑब्जेक्ट था वो कंडक्टिंग होता है तो वहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है, जबकि वुडन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा कि सर्दियों के टाइम में एक ही रूम में मेटल ऑब्जेक्ट ज्यादा ठंडा फील होता है और लकड़ी का ऑब्जेक्ट कम ठंडा फील होता है। ठीक है, जबकि उनका टेम्परेचर दोनों का सेम होता है। अच्छा चलो, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि सर्दियों के दिनों में तो क्या ये बात बोलने का कोई रीजन है क्या, क्योंकि अभी फिलहाल समर्स चल रही हैं, गर्मियाँ चल रही हैं,
अगर आप गर्मियों में ये चीज़ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करोगे, मतलब आप कोई मेटल के ऑब्जेक्ट को टच करोगे अपने रूम में और फिर बुक को टच करोगे, तो आपको इतना फर्क नज़र नहीं आएगा उन दोनों के टेम्परेचर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। उसका रीज़न क्या है, अपना जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गर्मियों में ऑलमोस्ट अपने जो आसपास रूम होता है उसका टेम्परेचर इतना ही होता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी अपनी बॉडी के अंदर और जिस भी ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो, चाहे वो मेटल का है, चाहे वो लकड़ी का है, वुड का है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। तो हीट ट्रांसफर की जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम होती है और अपन क्या नहीं कर पाते, परसीव नहीं कर पाते उस एक्सपीरियंस को जो कि अपन सर्दियों में कर पाते हैं, क्योंकि सर्दियों में अपना बॉडी का टेम्परेचर तो वही मेंटेन करके रखेगा अगर आप हेल्दी हो तो 37, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है और टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो रेट है हीट ट्रांसफर का वो आपको एक्सपीरियंस ये करा देगा कि मेटल ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है और जो लकड़ी का ऑब्जेक्ट है, जो वुडन ऑब्जेक्ट है, वो मेटल ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में कम ठंडा है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको जो एक मिथ था, ये शायद आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आप समराइज कर देता हूँ इस लेक्चर को। इस लेक्चर में अपन ने बात की थी कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर की जो अपन पहली डेफिनेशन बताते हैं वो ये बताते हैं कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, गर्म है, उसका एहसास कराता है। फिर मैंने बताया कि टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हो, परसीव कर सकते हो बाई टच, यानी कि टच करके अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो ये चीज़ है, जो सेंसर से आप अपने टच से जो आप अंदाजा लगा रहे हो वो रिलायबल नहीं है, और स्पेशली अगर आप साइंटिफिक पर्पज में यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसको मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपन ने इंटरनल एनर्जी की बात की कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। और फिर टेम्परेचर को अपन ने किससे डिफाइन किया, एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन किया कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, की जो पार्टिकल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है उसी से टेम्परेचर का जो है मेजरमेंट होता है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, टेक केयर।